दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने पीने के सामान सबके दाम बढ़ रहे हैं और अब घर बनाना भी महंगा हो गया है। जहाँ ये कीमतें पिछले 5 माह से निरंतर बढ़ रही है। जहाँ सरिया के दाम आसमान छू रहे हैं। निर्माण सामग्री महंगी होने के कारण घर बनाना भी महंगा हो गया है। कच्चे माल की कीमतों में लगभग 40% तक वृद्धि होने के कारण बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें लगातार बढ़ी है। जहाँ फिलहाल इन सामग्रियों के बढ़े हुए दाम को आंका जाए तो फिर बीते 4 माह के मुकाबले अब घर बनाना करीब 50% तक महंगा हुआ है। यानी कि मिसाल के तौर पर 4 माह पहले जिस मकान को बनाने में 2 लाख रुपए खर्च आता था, वही मकान अब बनाने में 3 लाख रुपए खर्च आएगा। ब्रांडेड कंपनियों ने एक सप्ताह में सीमेंट की बोरी पर 25 से 30% रुपए तक बढ़ा दिए हैं। अब सीमेंट की एक बोरी की कीमत 365 से 375 रुपए तक पहुंच गई है। सरिया की कीमतें भी 2 महीने में 50 से 52 रुपए किलो से बढ़कर के 80 से 85 रुपए किलो तक पहुंच गई है। जब ब्रांडेड सरिया 1 लाख रुपए टन तक बाजार में मिल रहा है, 2 माह में सरिया की कीमत में 50% तक से अधिक का इजाफा कर दिया गया है। जो गैर ब्रांडेड सरिया 50 रुपए किलो था, वह आज की तारीख में 50 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बिक रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आम की पैदावार इस बार कम होने की संभावना जताई जा रही है। जहाँ कहा जा रहा है कि पहले ठंड ज़्यादा दिनों तक रहने के कारण मंजर देर तक आए और अब अचानक तापमान में वृद्धि होने और फिर कुछ इलाकों में तेज आंधी के कारण टिकोले नष्ट हो रहे हैं या फिर गिर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कुछ इलाकों में कीट भी टिकोले को प्रभावित कर रहे हैं। जहाँ कई जिलों में आम के मंजर सूख करके काले हो गए हैं। आम उत्पादक मान रहे हैं कि तापमान अधिक होने से ऐसा हो रहा है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मंजर पर कीट का प्रकोप है जो रस को चूस लेता है, इससे वह खोखला हो जाता है और धूप लगने पर रंग काला पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक में भोजपुरी और मैथिली भाषा में पढ़ाई इसी सत्र से शुरू होगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जहाँ सभी विषयों के शिक्षक मैथिली और भोजपुरी भाषी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे। जहाँ इन दोनों भाषाओं में विज्ञान, गणित के अलावा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को भी पढ़ाने के लिए वर्कबुक तैयार कर ली गई है। जहाँ नई शिक्षा नीति के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक जिन बच्चों का घर की भाषा भोजपुरी और मैथिली है, उसके लिए ऐसी अभ्यास पुस्तकें तैयार की गई है और इससे बच्चे समझ पाएंगे कि हिंदी, अंग्रेजी अथवा उर्दू के किसी शब्द का मायने उसकी मातृभाषा में क्या है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के विभागों में 2000 रुपए से अधिक पदों पर भर्तियां निकली है। कल से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो लोग यहां नौकरी करना चाहते हैं वे बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होनी चाहिए। आवेदन की तिथि के बारे में बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत 14 अप्रैल, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मई निर्धारित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई जारी है। आज की सुबह EOU की टीम ने 2 अधिकारियों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। जब पटना के पालीगंज के पूर्व CEO के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसके अलावा भोजपुर के संदेश थाना के प्रभारी के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है, जब दोनों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हैं। इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ बालू के अवैध खनन के तार जुड़े होने की शिकायत मिली थी। इसके बाद से लगातार इनकी संपत्ति पर EOU ने नजर बनाए हुए रखा था और आज इनके कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना और गया में एक साथ छापेमारी की है। दोस्तों बात करते हैं कि अप्रैल महीने के चिलचिलाते धूप झुलसा रही भीषण गर्मी की तपिश दैनिक मजदूर, ठेला और रिक्शा चालक, सड़क किनारे ठेले और खोमचा पर दुकान लगा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। जब ऊपर से खाद्य सामग्री और फिर मौसमी सब्जियों के आसमान छूती महंगाई निम्न वर्गीय तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का कमर तोड़ रही है। भीषण गर्मी के मौसम में गला तर करने, तुरंत राहत देने वाले एवं तरोताजा महसूस कराने वाले विटामिन C युक्त नींबू और कोरोना से बचाव के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अन्य विटामिन युक्त हरी सब्जी के दामों में आसमान छूती महंगाई का असर आम लोगों के दांत खट्टे करने लगे हैं। यह इन दिनों हरी सब्जी तथा नींबू के दाम 3 गुना तक महंगा हो गया है, जिसके कारण भीषण गर्मी में आम लोगों की जेब भी ढीली हो रही है।
जहाँ भीषण गर्मी का मौसम होने के साथ ही रमजान के महीने में रोजे शुरू हो जाने के कारण इसके इस्तेमाल को लेकर के रोजेदारों को सोचना पड़ रहा है। इधर बिहार के सब्जी विक्रेताओं ने बताया है कि रमजान का महीना चल रहा है, त्यौहार और रोजे के दौरान भी नींबू का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। अक्सर गर्मियों में मौसमी हरी सब्जी फल नींबू के दाम बढ़ जाते हैं। चिलचिलाती धूप और अत्यधिक गर्मी होने के कारण नींबू, मौसमी फल, मौसमी सब्जियों का बाजारों में आवक के अनुपात डिमांड अधिक है, इसलिए कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही है। जब किलो के हिसाब से खरीदने वाले सब्जी अब पाव के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों को भी रोजगार में परेशानी हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के रोहतास जिले में बेकार पड़े एक पुराने पुल की चोरी की घटना के बाद अब बिहार सरकार की नींद खुली है। नीतीश सरकार ने अब बेकार पड़े लकड़ी और लोहे की पुलों की नीलामी करने की योजना बनाई है, जिससे सरकार को राजस्व भी अर्जित हो सके। जल संसाधन विभाग ने सभी क्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं को ऐसे बेकार पड़े पुलों का आकलन करने के निर्देश दिए हैं, जिससे भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति को भी रोका जा सके। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया है कि रोहतास जिले में बेकार पड़े पुल की चोरी की घटना के बाद विभाग ने लापरवाही बरतने के आरोप में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है और अन्य कई वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अब बेकार पड़े पुलों की नीलामी करने की योजना बनाई है। मंत्री संजय कुमार झा ने बताया है कि बिहार में कई ऐसे पुराने पुल हैं जिनकी जगह पर नए पुल बन गए हैं और पुराने पुलों का उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया है कि विभाग ऐसे पुलों की पहचान करके उसका आकलन करवा रही है, उसकी नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ हो करेगी। मंत्री का मानना है कि इससे सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को भी रोका जा सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में भाईचारा कायम करने के उद्देश्य से भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि मध्य प्रदेश की सभी मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं, इससे असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। यह शहर काजी ने शहर की मस्जिदों से जुड़े लोगों को फरमान जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई असामाजिक तत्व किसी तरीके की हरकत करता है तो फिर सीसीटीवी में कैद हो जाएगी। इससे उन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हो सकेगी जो भाईचारा बनाए रखने में आड़े आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ शहर काजी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि सभी एक दूसरे के साथ दें। रमजान का पवित्र माह चल रहा है, इबादत का महीना चल रहा है, शांति और सद्भावना बनाए रखें। उनकी इस अपील का प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की भोपाल शहर काजी की पहल अच्छी है। अगर किसी कदम से भ्रम दूर होता है और परस्पर विश्वास बढ़ता है तो फिर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जहां तालाबों को अतिक्रमण मुक्त, जीर्णोद्धार और नए तालाब का निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं केंद्र सरकार ग्रामीण विकास और जल शक्ति विभाग के सौजन्य से कोसी प्रभावित सहरसा जिले में 75 नए सार्वजनिक तालाब का निर्माण कराया जाएगा। एक हेक्टेयर में बनवाने वाले इस तालाब के लिए सरकारी जमीन की खोज प्रारंभ कर दी गई है। जल्द ही इन योजनाओं को कार्य रूप दिया जाएगा। इससे इलाके में जल संरक्षण होगा, जिससे लोग काफी लाभान्वित होंगे। हालांकि कोसी क्षेत्र में जल की कोई भी समस्या नहीं है, परंतु गर्मी के दिनों में मैदानी इलाकों में सुखाड़ की बड़ी समस्या हो जाती है। इससे फसलों का काफी नुकसान होता है। इस क्षेत्र में नए तालाबों के निर्माण से ये समस्या दूर होगी। अमृत सरोवर योजना में 1 हेक्टेयर भूमि पर 1 तालाब निर्माण की योजना है, जिससे गर्मी के दिनों में भी इसमें अपेक्षित जल रहेगा, जिससे कृषि कार्य में भी इस जल का उपयोग होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 94% मजदूरों की आमदनी 10,000 रुपए से कम है। ई श्रम पोर्टल पर निबंधित 3.25 करोड़ मजदूरों के डेटा से यह खुलासा हुआ है। यह मात्र 1% से भी कम ऐसे मजदूर हैं जिनकी आमदनी 18,000 मासिक से अधिक है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिहार में मजदूरों की आमदनी को लेकर के ये हकीकत उनके पलायन की बड़ी वजह है। जहां असंगठित क्षेत्र के कामगारों का निबंधन अभी ई श्रम पोर्टल पर हो रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार को 3.5 करोड़ मजदूरों के निबंधन का लक्ष्य दिया है। जब पोर्टल पर अब तक 2,80,88,000 से भी अधिक कामगारों ने निबंधन किया है, जहां इनमें 2 करोड़ से भी अधिक मजदूरों ने सहज वसुधा केंद्र के माध्यम से निबंधन कराया है, जबकि बाकी ने खुद से निबंधन किया है। निबंधन के अनुसार 2,64,00,000 से भी अधिक कामगारों ने अपनी आमदनी 10,000 रुपये से कम बताई है, जो कुल निबंधन का 94.1% है। वहीं 15,000 से भी कम आमदनी वाले कामगारों की संख्या 1,40,00,000 से भी अधिक है, जो कुल निबंधन का 4.99% है। इसी तरीके से 18,000 से कम आमदनी वाले कामगारों की संख्या 1,67,000 से अधिक है, तो 21,000 से कम आमदनी वाले कारीगरों की संख्या 57,000 से भी अधिक है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि माने या ना मानो, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ सही नहीं है। एक दिन पहले ही पटना में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर छात्रों से 35 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया था। अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। यह अंतर बस इतना है कि इस बार धोखाधड़ी के शिकार मेडिकल छात्रा नहीं बल्कि ग्रेड ए नर्स, जिनकी नियुक्ति को लेकर के जारी ज्वाइनिंग लेटर को फर्जी करार दिया गया है। यह स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में लेटर जारी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिली थी कि 33 लोगों की नियुक्ति पत्र देकर के उन्हें अलग अलग अस्पतालों में पदस्थापित भी कर दिया गया है, लेकिन विभाग ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। जिसके बाद पूरे मामलों की जांच कराई गई तो फिर न सिर्फ पदस्थापन बल्कि पूरी नियुक्ति को ही फर्जी पाया गया है। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख निदेशक ने सचिवालय थाना प्रभारी को पत्र लेकर के FIR दर्ज कराने और फिर नियुक्ति पत्र जारी करने के पदस्थापन पत्र जारी करने वाले लोगों की पहचान करके कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में आवेदन दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के नायक बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्म जयंती को बीजेपी बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। जन्म जयंती यादगार हो, इसके लिए पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी 1,01,011 तिरंगा झंडा के साथ लोगों को सड़क पर लाने की तैयारी कर रही है। यह पार्टी ऐसा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराना चाहती है। कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए पार्टी के प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में मनाए जाने वाला विजयोत्सव यादगार होगा और फिर बीजेपी इस विजयोत्सव के दौरान विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग तिरंगा लेकर के उत्सव मनाने सड़कों पर उतरेंगे। आपको बता दें कि भाजपा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महापुरुषों की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मना रही है। पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत देने के बाद अब गुटखा मुक्त बिहार बनाने में लग गए हैं। जब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अब नए अभियान की शुरुआत की है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की तर्ज पर, यानी कि नीतीश कुमार की तरह अब तेज प्रताप यादव भी समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। या नीतीश कुमार जहां नशा मुक्त बिहार बनाने की बात करते हैं तो फिर तेज प्रताप यादव गुटखा मुक्त बिहार बनाने में लग गए हैं। जहां उन्होंने आज अपने आवास पर छात्र जनशक्ति परिषद की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यहां पान मसाला का विरोध करते हुए एक के बाद एक कई डिब्बों को जमीन पर फेंक करके कुचल दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि गुटखा बिहार में बंद होना चाहिए। युवा इसको खा करके बर्बाद हो रहे हैं। ये बहुत ही बुरी चीज है। युवाओं को इससे बचना चाहिए, इसलिए हम इसको आपके सामने ही फेंकेंगे। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि हमारे छात्र जनशक्ति परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं वे सब गुटखा के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम बिहार समेत बंगाल और झारखंड में भी इसका विरोध करेंगे और इसको बंद करवाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मंगलवार को रामनवमी जुलूस के दौरान हुए हिंसाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सब मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के कारण नहीं बल्कि कट्टरपंथी सोच के कारण हो रहा है। इसके बयान पर रिटायर IAS ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने तंज कसते हुए पूछा है कि क्या सुबह सुबह आईना देख लिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि रामनवमी जुलूस पर अलग अलग राज्यों में हुई पत्थरबाजी और हिंसा की घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। उन्होंने यहाँ जोर देकर के कहा है कि भारत में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी नहीं बल्कि वे कट्टर सोच हानिकारक है जो JNU में देश विरोधी नारों की नींव डालती है। गिरिराज सिंह ने शर्जिल इमाम और मुर्तजा अब्बासी का जिक्र करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी हमले और देश को तोड़ने वाले लोग इस देश के लिए खतरा है। वहीं उनके इस बयान को शेयर करते हुए पूर्व IAS ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने पूछा है कि सुबह सुबह आईना देख लिया है क्या। आपको बता दें कि पूर्व रिटायर्ड IAS अधिकारी सोशल मीडिया के जरिए अक्सर सरकार की आलोचना करते रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि भीषण आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका में इन दिनों लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। ऐसे में भारत एक अच्छा पड़ोसी और फिर बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए लगातार उसकी मदद करने में लगा है। जब भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रीय नव वर्ष की शुरुआत से पहले मंगलवार को 11,000 मैट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। श्रीलंका को यह मदद $1 अरब रियायती भारतीय ऋण सुविधा के तहत दी गई है। जब श्रीलंका के अफसरों ने चावल की खेप रिसीव करते हुए भारत सरकार और फिर भारतीय जनता का शुक्रिया अदा किया है जो इस बुरे वक्त में भी उनका साथ दे रहा है। श्रीलंका को आर्थिक मदद से उबारने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और श्रीलंका सरकार के बीच 17 मार्च 2022 को समझौता हुआ था। इस समझौते में भारत की ओर से $1 अरब रियायती ऋण सुविधा दी गई थी जिसकी मदद से श्रीलंका को भारत से 40,000 मैट्रिक टन अनाज मंगवाना है। जहां इसमें से 5,000 मैट्रिक टन गेहूं पिछले दिनों श्रीलंका भेजी जा चुकी है। जहां अब 11,000 मैट्रिक टन गेहूं की दूसरी खेप और भेजी गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार में जान गंवाने वाले लोगों को बहुत बुधवार को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन शहीदों का अद्वितीय साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। ब्रिटिश बलों ने रॉयलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों पर आकरण गोलीबारी कर दी थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। ये भारत में ब्रिटिश हुकूमत की सबसे क्रूर कार्रवाई में से एक था। रॉयलेट एक्ट ब्रिटिश हुकूमत को दमनकारी शक्तियां प्रदान करता था। जब मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि 1919 में आज ही के दिन जलियांवाला बाग में शहीद होने वाले लोगों की श्रद्धांजलि उनका द्वितीय साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड के देवघर के त्रिकुट रोपवे दुर्घटना को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रोपवे की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से प्रत्येक रोपवे का सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है। केंद्र गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। दरअसल रविवार को देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर बड़ा हादसा हो गया था, जब शाम 4 बजे त्रिकुट पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ रोपवे से एक साथ 26 ट्रॉलियों को रवाना कर दिया गया था, जिससे रोपवे के तार पर अचानक लोड बढ़ गया था। जब लोड बढ़ने से रोलर टूट गया, जिससे कई ट्रॉलियां आपस में टकरा गई थी। जब हादसे में 2 ट्रॉली टूटकर के नीचे गिर गई थी। जब इस ट्रॉलियों में महिला और बच्चे समेत 50 से भी अधिक पर्यटक सवार थे। पिछले 2 दिनों से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 12 ट्रॉलियों में फंसे 46 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हालांकि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रोपवे की सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर RSOP में एक अविवाहिता युवती ने बच्चे को जन्म दिया। यह युवती की बगैर शादी हुए मां बनने के बाद परिवार वाले भी हैरान है। हालांकि यह मामला प्रेमी और युवती के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। जब पुलिस ने मामले की FIR दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मधुबनी के झंझारपुर RSOP की रहने वाली एक युवती का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब बताया जा रहा है कि प्रेग्नेंट होने के बाद उसने कई बार प्रेमी पर शादी के लिए आग्रह किया। आरोप है कि प्रेमी ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस दौरान लड़की के परिवार वाले ने मामले को निपटाने के लिए पंचायत बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। इस बात को लेकर के दोनों परिवार के बीच विवाद भी पैदा हो गया। जब आरोप है कि प्रेमी और उसके परिवार के लोग उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। इस बीच लड़की ने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दे दिया। उधर प्रेमी और उसके परिवार वाले के रवैये के चलते पीड़ित पक्ष ने पुलिस को शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाने की तहरीर दे दी है। अब पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि यूं तो खेला की राजनीति पश्चिम बंगाल से शुरू हुई थी। जब विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में खेला हो भी। हालांकि हाल के दिनों में खेला शब्द सबसे ज़्यादा बिहार की सियासत में यूं ही गूंज रहा है। यह NDA हो या फिर RJD, दोनों की ओर से बार बार खेला होने की बात कही जा रही है। कई बार हालात ऐसे बने भी, लेकिन अब तक बिहार की सियासत में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। यानी कि बिहार में अब तक कोई भी खास खेला नहीं हुआ है। बिहार सरकार में अल्पसंख्यक समाज कल्याण मंत्री जमा खान ने एक बार फिर से खेला की राजनीति को चर्चा में ला दिया है। जमा खान ने कहा है कि बिहार में ईद के बाद बड़ा सियासी खेला होगा। मंत्री जमा खान ने दावा करते हुए कहा है कि महागठबंधन के बड़े नेता JDU में शामिल होंगे। दरअसल मंगलवार को ही बिहार के मुख्य विपक्षी दल RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे इंजीनियर अजित सिंह नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए JDU में शामिल हो गए हैं। जगदानंद सिंह के बेटे का JDU में शामिल होना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। JDU ने लालू प्रसाद यादव की RJD में बड़ी सेंधमानी कर दी है। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी कहा है कि जगदानंद सिंह भी जल्द ही JDU में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जगदानंद सिंह की भावना जागेगी और अजित सिंह की तरह वह भी JDU में शामिल होंगे। ऐसे में बिहार की सियासत में कयासों का बाजार गर्म है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार पंचायतों में आज से सुविधाओं को लेकर के औचक जांच करेगी। जब बिहार की अभी 8078 पंचायतों में ये जांच की जा रही है। लगातार नल जल और अन्य योजनाओं में मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। जब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वोटर ID से लेकर के जाँच की जाएगी कि लोगों को नल जल योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं, पक्की नली गली बना है कि नहीं। एक एक घर को चिन्हित करके ये सर्वेक्षण किया जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पंचायतों में 13 अलग अलग बिंदुओं पर जाँच पड़ताल की जाएगी।
जहां इसमें हर घर नल जल योजना, हर घर तक पक्की नाली गली, पंचायतों में स्थित प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक SC ST OBC एवं अल्पसंख्यक छात्रावास, पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति, आंगनबाड़ी केंद्र, सभी प्रकार के वृद्धावस्था पेंशन का वितरण, जन वितरण प्रणाली, ग्रामीण सड़कों की स्थिति, भंडारण केंद्रों की स्थिति, मनरेगा योजनाएं, पंचायत सरकार भवन और भूमि राजस्व से जुड़े मामलों की स्थिति की जांच की जाएगी। स्कूलों में भवन से लेकर के शौचालय तक की स्थिति, पेयजल, बिजली, स्कूल ड्रेस, स्कूल की किताबें, साइकिल योजना, पुस्तकालय, कंप्यूटर रूम, मिड डे मील की सभी जांच पड़ताल की जाएगी। अधिकारी स्कूल में बैठ करके पढ़ाई की गुणवत्ता की भी जांच पड़ताल करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि चीनी की मिलों के लिए बिहार की एक अलग पहचान थी, लेकिन अब ज़्यादातर चीनी मिलें बंद हो चुकी है। वहीं अब बिहार सरकार गन्ना आधारित उद्योग लगाने पर खास ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में बड़े पैमाने पर राज्य में यानी कि बिहार में गन्ना आधारित एथेनॉल की फैक्ट्री लगाई जा रही है। अब बिहार को एथेनॉल के कारोबार के लिए पूरे देश में जाना जाएगा। आपको बता दूं कि एथेनॉल की 4 फैक्ट्रियां बनकर तैयार हो चुकी है, जो जल्द ही उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। मिथिला को उद्योग से जोड़ने और व्यापक विकास कार्यों के लिए लगातार योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। जब बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट मधुबनी के लोहट में बनाया जा रहा है, इसको लेकर के जमीन भी मिल गई है। बिहार में अब तक आरा, गोपालगंज, पर्वता, पूर्णिया सहित 4 एथेनॉल प्लांट बने हैं। दोस्तों बात करते हैं कि हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने 13 अप्रैल को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को 2012 में उनके खिलाफ दर्ज अभद्र भाषा के मामले में दोषी नहीं पाया गया है। उनमें उनकी वो टिप्पणी भी शामिल है जिसमें उन्होंने सड़कों से 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की बात कही थी। जहां अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ 8 दिसंबर 2012 को निजामाबाद में और 22 दिसंबर 2012 को निर्मल शहर में कथित नफरत भरे भाषणों के लिए मामले दर्ज किए गए थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में उस समय उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 22 दिसंबर 2012 को अकबरुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के निर्मल शहर में एक विशाल रैली को संबोधित किया था, जहां उन्होंने सड़कों से 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने के बारे में एक टिप्पणी की थी। ये टिप्पणी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा को लेकर थी। जहाँ उस समय में उन्हें जनवरी 2013 में अभद्र भाषा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 1 महीने से अधिक जेल में बिताने के बाद सशस्त्र जमानत दे दी गई थी। अब अकबरुद्दीन ओवैसी को अदालत की तरफ से इन सबसे बड़ी कर दी गई है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों से अपने दिल की बात कह दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आप सभी डॉक्टर यहीं रहिए, पढ़ाई पूरी करके दूसरी जगह मत जाइएगा। आप लोग बिहार के भविष्य हैं। आप लोगों के जरिए ही बिहार की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होगा। ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों से कहा है कि महावीर बुद्ध की इस धरती पर देश के साथ साथ विदेशों के छात्र भी ज्ञान अर्जित करते आते हैं। अभी सैकड़ों विद्यार्थी नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां आने वाले दिनों में बिहार का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। ये बातें मंगलवार को जनसंवाद यात्रा के दौरान पवापुरी मेडिकल कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस्तीफा दे दिया है। यह सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास को इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि काफी दिनों से अध्यक्ष पद को लेकर के इस्तीफा देने का दबाव बन रहा था। जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे में लेन देन और फिर अन्य गड़बड़ियों के आरोप भी लगे थे। जब बिहार की राजनीति में बड़ी उथल पुथल चल रही है। अभी RJD JDU के बीच सेंधमारी प्रकरण थम ही नहीं रहा था कि अब कांग्रेस में हलचल देखी जा रही है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा को आनंद फानन में मंगलवार को दिल्ली तलब किया गया था। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मोहम्मद जावेद, रंजीत रंजन और अजित शर्मा का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा है। बिहार में कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष कब तक मिलेगा, इस पर कांग्रेस के सीनियर नेता चुप हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार में रमजान के महीने में अच्छे जकात यानी कि दान मिलने की उम्मीद में वर्षों से भीख मांगने के काम से जुड़े लोग अब भाड़े पर भिखारी लाकर के उससे भीख मंगवाने का एक रैकेट चला रहे हैं। कटिहार से एक दिव्यांग को घर से लालच देकर के भीख मंगवाने के ऐसे ही एक मामले सामने आने से इस रैकेट का खुलासा हुआ है। अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। घर के लोगों की माने तो इस मामले में उन लोगों ने मनिहारी थाना को सूचना भी दिया था, लेकिन अचानक उसके परिवार वालों को सूचना मिला कि वे व्हील चेयर में बैठ करके कटिहार की सड़कों पर भीख मांग रहा है। इस सूचना पर जब परिवार वालों ने गुलशन के पास पहुंचकर पूरा कहानी का पता किया तो फिर इसमें चौंकाने वाला मामला सामने आया है।
दरअसल उसको मनिहारी से ही बहला फुसला करके भिखारी सिंडिकेट के एक नाबालिग अपने साथ लेकर के आया था, जो पहले से खुद भी भीख मांगने का काम से ही जुड़ा हुआ था। अब वही दिव्यांग गुलशन से भी भीख मंगवा रहे हैं। जब गुलशन की माने तो इसके लिए उसे माह रमजान को देखते हुए भीख मांगने का कुछ बेसिक ट्रेनिंग भी दिया गया है, ताकि सीमांचल के इलाकों में रमजान के मौके पर जकात यानी कि दान पर अधिक से अधिक भीख मिल सके। गुलशन ने कहा है कि वह हर दिन 1000 से लेकर के 1500 तक भीख मांग करके जमा कर लेता है, जिसमें बड़ा हिस्सा सिंडिकेट से जुड़े लोग रख लेता है। आगे वह चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि इसके पीछे और कई लोग हैं। उन लोगों के पास अब भी जबरन भीख मंगवाने के लिए कई लोग बंधक है। निश्चित तौर पर गुलशन को लालच या फिर डरा धमका करके उसे भीख मंगवाने वाले इस रैकेट को ऑपरेशन करने वाले नाबालिग है, लेकिन पर्दे के पीछे और कई लोगों के इस नेटवर्क में शामिल रहने की बात आने वाले दिनों में और कई बड़ी खुलासा कर सकता है। जब दिव्यांग गुलशन की बहन भी पूरे मामले पर कहती है कि उनके भाई से इस तरह से भीख मंगवाने से वे लोग भी आहत हैं। वे लोग चाहते हैं कि पुलिस द्वारा डिटेन किए गए नाबालिग के साथ साथ इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। दोस्तों बात करते हैं कि असम के 4 जिलों में जहरीली मशरूम खाने की वजह से पिछले 24 घंटे के अंदर 13 लोगों की मौत हो गई है। असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत दिहिंगिया ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जहरीली मशरूम खाने की वजह से मौत का सिलसिला 6 अप्रैल से शुरू हुआ था और आज तक 13 लोगों की मौत हो गई। दिहिंगिया ने बताया है कि असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जहरीली मशरूम खाकर के बीमार पड़े सभी लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि किसानों को अब अपने खेतों की सिंचाई के लिए ज़्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। जब केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना के जरिए डीजल और बिजली से भी छुटकारा मिलने की संभावना है। जब कई बार किसानों को बिजली या फिर तेल के चक्कर में ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। दरअसल इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी मुहैया कराती है। सोलर पंप के जरिए किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि बंजर जमीन में इसे लगा करके मोटी कमाई भी कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए करीब 4 से 5 एकड़ भूमि की जरूरत होती है। इससे एक साल में करीब 15 लाख बिजली यूनिट बनाई जा सकती है। इस बिजली को किसान बेच सकते हैं, जिससे किसानों की मोटी कमाई भी होगी। पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार 45% सब्सिडी मुहैया कराती है, या वही राज्य सरकारें भी सब्सिडी मुहैया कराती है। हर एक राज्य सरकार का अलग अलग अनुपात है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया जिले के धमदाहा थाना क्षेत्र के धरहड़ गांव में खाद्य व्यवसायी से अपराधियों ने 50 लाख की रंगदारी मांगी है। सुबह दुकान खोलने पहुंचे व्यवसायी की नज़र दुकान की दीवार पर चिपके एक पोस्टर पर पड़ी, जिसमें रंगदारी की मांग की गई थी। इसके बाद व्यवसायी ने मामले की जानकारी दमदाहा पुलिस को दी। दमदाहा पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित व्यवसायी दमदाहा थाना क्षेत्र के धरहड़ गाँव निवासी दिलखुश कुमार ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी बीच खाद्य व्यवसायी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंची दमदाहा पुलिस की नज़र दुकान के बाहर लगे मकान मालिक के सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। जब पुलिस ने जैसे ही सीसीटीवी का फुटेज खंगाला तो फिर पोस्टर चिपकाने की पूरी घटना सामने आ गई। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक लड़की को उसके ही प्रेमी ने देह व्यापार में धकेल दिया। लड़के ने लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसा करके उसका विश्वास जीता और फिर उस लड़की को रेड लाइट एरिया में बेच डाला। रौटा बाजार रेड लाइट एरिया में युवती से जबरन देह व्यापार कराने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को छुड़ा लिया है। साथ ही पुलिस ने रेड लाइट एरिया की संचालिका को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया कर्मियों की सूचना पर स्थानीय पुलिस दलबल के साथ रेड लाइट एरिया पहुंची और युवती को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया। रेड लाइट एरिया से मुक्त होने के बाद युवती ने अपनी दर्द भरी कहानी पुलिस को बताई। जब पीड़ित युवती पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। लड़की ने कहा है कि मैं एक लड़के से प्रेम करती थी। 3 साल पहले उस लड़के ने अपने प्रेम जाल में फंसा करके मुझे दिल्ली ले जाकर के बेच दिया, जहां मेरे साथ जबरन देह व्यापार कराया जाता था। इसके बाद मुझे पांजीपरा रेड लाइट एरिया जो पश्चिम बंगाल में है पांजीपरा, वहां लाया गया। वहां भी मुझसे धंधा कराया जाता था। फिर वहां से तमन्ना नाम की एक धंधेबाज ने खरीद करके मुझे रौटा बाजार स्थित रोड एरिया जो पूर्णिया में पड़ता है वहां पर जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। मेरे साथ जबरन देह व्यापार कराया जाता था। मना करने पर मारा पीटा भी जाता था। मैं बार बार बिकती रही। दरिंदे बार बार मेरा जिस्म नोचते रहे। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि चिराग पासवान ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वे उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति बने लेकिन बिहार को बख्श दें, जब बिहार में उनका जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार 2005 से लगातार मुख्यमंत्री है। एनडीए के अलावे वे जब महागठबंधन के साथ गए थे तब भी मुख्यमंत्री बने। वे सीएम की कुर्सी पर 16-17 सालों से हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने बिहार के विकास के लिए क्या किया है? मुख्यमंत्री ने 2005 में कहा था कि उनका सपना है कि बिहार से पलायन करने वाले बिहारियों को वापस लाएं, लेकिन उनका सपना ही जब पूरा नहीं हो पाया तो फिर वे बिहार के लोगों का सपना क्या पूरा करेंगे? केडीबी लाइव को दिए गए इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा है कि वे जेडीयू की विचार नीतियों से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि केवल नल जल और गली बनाना राज्य के विकास की नींव नहीं हो सकती है। चिराग पासवान ने केडीबी लाइव से बात करते हुए कहा है कि वे व्यक्तिगत तौर पर सीएम नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, क्योंकि उम्र और तजुर्बों में वे मुझसे ज्यादा है। लेकिन क्या कारण है कि इतना अनुभव और योग्य होने के बावजूद भी उनके रहते बिहार विकसित नहीं हो रहा है? इसके साथ ही चिराग पासवान ने मांग की है कि बिहार के सभी जिले में उनके पिता रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाई जाए और इसमें बिहार सरकार सहयोग करे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की गई थी। यह सरकार की इस योजना का उद्देश्य बिहार में शिक्षा के स्तर में सुधार करना है। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा गरीब 12 वर्षीय छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। सरकार द्वारा स्टूडेंट लोन पर मात्र 4% ब्याज लिया जाता है, जहाँ हालांकि महिलाओं, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए केवल 1% ही ब्याज लगता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए बिहार के गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। यह योजना के जरिए छात्रों को बैंकिंग सिस्टम से फाइनेंशियल मदद की जाती है। स्कीम के माध्यम से बच्चों को एक क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसके जरिए छात्र 4 लाख तक की राशि की निकासी अपनी शिक्षा के लिए कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला 5 किलोमीटर लंबा महात्मा गांधी सेतु साल 1983 में बनकर के तैयार हुआ था, लेकिन पुल जर्जर हो जाने के बाद इसके पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ करके स्टील से नया सुपर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। जब फिलहाल पश्चिमी लेन का काम पूरा हो चुका है और पूर्वी लेन का काम अंतिम चरण में है। जब निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर पटना से हाजीपुर का सफर 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। कोरोना संक्रमण और अन्य समस्याओं के कारण निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा था, लेकिन अब सरकार ने काम में तेजी लाने के लिए निर्माण एजेंसी डाला, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 30 मई से पूर्वी लेन पर गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुंगेर जिले के बाद पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़ा हादसा हो गया है। दियारा में 10 मजदूर डूब गए हैं। दरअसल गेहूं काटने जा रहे 10 मजदूरों से भरी नाव गंडक नदी में पलट गई, जिसमें 3 लोगों की वहीं पर मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि सालिकपुर गांव के पास नारायणी नदी को छोटे नावों से पार कर रहे 10 मजदूर डूब गए। 2 साहसी व्यक्ति ने इनमें से 7 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन 3 महिलाओं की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वालों में चीख पुकार मच गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची खड्डा पुलिस ने गोताखोरों की मदद से महाजाल डाल करके तीनों महिलाओं का शव बरामद कर लिया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।